जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज का द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर ये टोटल इंपॉर्टेंट 9 न्यूज़ हैं जिनको कवर अप करना है। तो एक एक करके ये पूरी न्यूज़ को हम लोग जो है वो समझेंगे। और मैंने आपके लिए न्यूज़ को जो है वो काफी प्रिसाइज तरीके से जो है वो रखा हुआ है कि आप बिल्कुल शॉर्ट पॉइंट्स में पूरी चीजें जो है वो कवर अप कर सकते हैं। तो आप लेक्चर को एंड तक सुनिएगा, ये पूरी की पूरी न्यूज़ जो है वो आपको क्लियर हो जाएंगी। तो फटाक से लाइक का बटन हिट करो, चैनल में नया आए हो तो चैनल को तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रेगुलर बेसिस पर सिविल सर्विसेज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराते हैं, जो आपके एग्जामिनेशन में आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो देखो, यहां पर बात हो रही है टर्की की। तो तुरंत मैप में टर्की की तरफ देखो कि टर्की की लोकेशन कहां पर है। अभी टर्की में इशू बताऊं क्या चल रहा है। हजारों लोगों को पुलिस ने टर्की के अंदर अरेस्ट कर लिया है। अब हुआ यह था, इसका मेन ट्रिगर था इस्तांबुल के मेयर एक्रम, इनकी अरेस्ट थी। अब एक्चुअली हुआ यह था कि ये जो एक्रम जो है, इस्तांबुल के जो मेयर, मैं बोलूंगा इस्तांबुल के मेयर एक अपोजिशन लीडर है जो 2028 के इलेक्शन में प्रेसिडेंट एर्डोगन के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन सकते थे। उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनका पोस्ट स्ट्रिप कर दिया गया, और यानी कि हटा दिया गया उनकी पोजीशन, और उनको जेल भेज दिया गया। ये एक्शन टर्की में काफी बैकलैश लेकर आया। मतलब कि एक कोई पॉलिटिकल लीडर को जब जेल भेजा जाता है तो जनता जो है बुरी तरह से बौखला उठती है, राइट। तो वैसे ही कुछ हम लोग को जो है वो देखने को मिला था कि इनको जब अरेस्ट किया गया तो जनता को जो है वो आगे गुस्सा, और जनता जब सड़कों पर उतर आई, प्रोटेस्ट करने लगी, तो पुलिस ने हजारों की संख्या में जनता को जो है वो अरेस्ट कर लिया। तो ये चल रहा है टर्की में सिचुएशन। तो प्रोटेस्ट जो है वो टर्की के 55 प्रोविंस तक फैल गया, जो कि रीसेंट सालों में सबसे बड़ा ये अनरेस्ट था। यानी कि ये दुविधा जो टर्की में आई है कुछ पिछले सालों में सबसे बड़ी दुविधा बताई जा रही है। दंगे, पुलिस ने प्रोटेस्ट को सप्रेस करने के लिए पेपर स्प्रे यूज किए। देखो, दंगा जो अभी चल रहा है, तो पुलिस ने क्या किया, इस दंगे को रोकने के लिए पेपर स्प्रे जो है का इस्तेमाल किया, और कई लोगों को अरेस्ट कर लिया हजारों की संख्या में, इंक्लूडिंग जर्नलिस्ट ऑल्सो। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस क्रैकडाउन की काफी मतलब आलोचना करी है। अब ये जो इशू आया है, ये एक सिंबल है कि टर्की में ऑथोरिटेरियनिज्म बढ़ रहा है। मतलब कि एक पर्टिकुलर जो पॉलिटिकल हेड है वो अपनी पोजीशन छोड़ना नहीं चाह रहा है, उसके लिए वो साम दाम दंड भेद सब कर रहा है, राइट। मतलब कुल मिलाकर ये मान के चलो कि अपोजिशन को खड़े होने का मौका ही नहीं मिल रहा, उससे पहले ही उनको अरेस्ट कर लिया जा रहा है। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिली है टर्की के अंदर, और इंडिया को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए इस पूरे मुद्दे को। टर्की का इंटरनल पॉलिटिक्स सिचुएशन क्या चल रहा है। और आप जैसे कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो अगर, तो आप इंडियन फॉरेन सर्विसेज भी ज्वाइन करोगे, मतलब यानी कि सिविल सर्विसेज के अंदर ये पोस्ट भी होती है। तो इसलिए आपको इंटरनेशनली क्या चल रहा है उसकी एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो मैंने देखो आपको एक टर्की का ओवरव्यू दिया कि टर्की में इस प्रकार की इशू हम लोग को जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो पीएम मोदी ने रिसेंटली चाइना के साथ बातचीत करी और स्टेबिलिटी की बात करी कि उनके साथ थोड़े बहुत संबंध ठीक करेंगे, स्पेशली लद्दाख में, राइट। अक्टूबर 2023 के मिलिट्री डिसएंगेजमेंट के बाद ये घटना सामने आई। लेकिन बॉर्डर इश्यूज अभी भी रिजॉल्व नहीं हुए हैं। मोदी जी का ये आउटरीच थोड़ा डिप्लोमेटिक ऑप्टिमिज्म दिखाता है, लेकिन मिलिट्री लीडरशिप का कहना है कि हमें ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना चाहिए, अपनी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को स्ट्रांग रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम उनसे पता लगे बातचीत करते रहेंगे, प्यार से बातचीत करते रहेंगे, और वो वहां से जो है वो लगातार जो है वो हमें इग्नोर करेंगे या अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को मजबूत करते रहेंगे कंटिन्यूअसली, तो भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे जो मिलिट्री हेड है उनका कहना यह है कि बॉस देखो, बातचीत करो वो बहुत अच्छी बात है, शांति समझौता करो वो बहुत अच्छी बात है, बट अपने आप को मिलिट्री स्ट्रांग भी रखो, राइट। पता लगे बातचीत करते करते सामने वाले ने जो है अटैक कर दिया तो आप क्या करोगे, राइट। तो इंडिया की मिलिट्री रेडीनेस अभी भी थोड़ी कमजोर है, क्योंकि डिफेंस स्पेंडिंग में कमी आई है। हम अपने रक्षा क्षेत्र में जो खर्चा करते हैं ना उसमें कमी है, और मॉडर्नाइजेशन में भी डिले हो रहा है। एयरक्राफ्ट और सबमरीन्स का प्रोक्योरमेंट में भी टाइम लग रहा है, यानी कि हमें जो नए एयरक्राफ्ट चाहिए और नए हम लोग को सबमरीन्स चाहिए, तो उसमें भी टाइम लग रहा है आने में, जो कि एक स्ट्रेटेजिक रिस्क क्रिएट कर सकता है। तो इंडिया को चाइना के साथ बातचीत को कंटिन्यू रखते हुए अपनी मिलिट्री रेडीनेस को भी बढ़ाना होगा। ये इस आर्टिकल के अंदर, इस एडिटोरियल के अंदर इस चीज के बारे में मेंशन था। और डिफेंस स्पेंडिंग को हमें इंक्रीज करना होगा, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करनी होगी, और एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पोस्चर मेंटेन करना होगा जब भी डिप्लोमेटिक बातचीत हो। यानी कि डिप्लोमेटिक बातचीत में हमें यह भी इंश्योर करना है, सामने वाली जो अपोनेंट है जैसे चाइना है उसको क्लियरली बता देना है कि भाई देखो, हम प्यार से बातचीत तो कर रहे हैं बट असला बारूद हमारे पास भी रखा हुआ है, राइट। तो ये था पूरा इस आर्टिकल का मेन मुद्दा। और देखो पूरे अच्छे से आपको पूरे नोट्स के साथ पूरी चीज हमने
मेंशन जो है वो की हुई है। फिर एक और आर्टिकल ऐसे ही हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, ट्रुथ और ट्रांसपेरेंसी का। तो इंडिया की जुडिशरी में ट्रांसपेरेंसी को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स देखे गए हैं। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने जस्टिस यशवंत वर्मा के अगेंस्ट इन हाउस इंक्वायरी स्टार्ट भी कर दी है। और आपने अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एक शॉर्ट देखा होगा तो जस्टिस यशवंत वर्मा का पूरा केस मैंने एक छोटे से 2-2.5 मिनट के वीडियो पर जो है वो पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। जिसने नहीं देखा वो जाकर देख लो, शॉर्ट्स वाले कॉलम पे मिल जाएगा इसी चैनल के अंदर। तो अब आपको पता है कि जस्टिस यशवंत वर्मा जो है, उनके बेसिकली घर में, जहां जो उनको घर अलॉट किया गया था उसके स्टोर रूम में आग लग गई थी, और वहां पर इतने सारे जले नोट पाए गए, यानी कि नोट जल गए थे, काफी सारी करेंसीज जल गई थी। तो उनके ऊपर जो है वो आरोप लग रहा है कि भाई इतना पैसा आपके पास जो है वो कहां से आया। तो ये इंक्वायरी 4 चीफ जस्टिस की टीम के थ्रू चल रही है। इस इंक्वायरी में ट्रांसपेरेंसी दिखाई गई है, पर सिस्टम को लेकर कुछ चिंताएं भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, एफआईआर रजिस्टर करने के लिए सीजेआई की परमिशन जरूरी है, जो पुलिस या जुडिशियल कोऑर्डिनेशन के लिमिट्स को दिखाता है। फायर सर्विसेज का इनिशियल डिनायल और बाद में क्लैरिफिकेशन कंफ्यूजन को बढ़ाते हैं। यानी कि पहले तो फायर सर्विसेज ने मना कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, फिर बाद में फिर क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है वो चिंता को बढ़ाती हैं कि भाई सिस्टम में गड़बड़ियां अभी भी बहुत ज्यादा है। और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए एक इंडिपेंडेंट और फेयर मैकेनिज्म जरूरी है, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट अगर जुडिशरी से हट जाएगा, न्यायालय से हट जाएगा, तो बहुत बड़ी चिंता जो है वो हो सकती है। राइट, तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट न्यूज थी। अब नेक्स्ट एक और टॉपिक हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का फूड वेस्ट इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट। राइट, तो याद रखना, फूड वेस्ट इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट किसकी है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की। अब इसने ये रिपोर्ट दी, 1.05 बिलियन टन पूरे दुनिया भर में खाने की बर्बादी होती है, फूड वेस्ट होता है, ये बताया है इस रिपोर्ट के अंदर, इस इंडेक्स के अंदर। इंडिया भी इसमें टॉप कंट्रीब्यूटर है खाने को वेस्ट करने के मामले में। इंडिया का पर कैपिटा फूड वेस्ट यूनाइटेड स्टेट से कम है, लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होने की वजह से टोटल वेस्ट बहुत ज्यादा है। फूड वेस्ट से गाइस एनवायरमेंट और इकोनॉमिक इंपैक्ट होते हैं। जब खाना वेस्ट होता है ना, तो जमीन और पानी के रिसोर्सेस का मिसयूज भी होता है और एमिशन भी बढ़ता है। और सबसे बड़ी आयरनी यह है कि 783 मिलियन लोग भूखे हैं जबकि फूड वेस्ट हो रहा है। हंगर की प्रॉब्लम है एक तरफ बहुत बड़ी, और एक तरफ फूड वेस्ट भी आप कर रहे हो, खाना फेंक भी रहे हो और भूखों को खाना मिल भी नहीं रहा है। तो सोचिए आप कितना बड़ा मुद्दा है ये। इंडिया में फूड वेस्ट के कारण क्या है पता है आपको? घरों में 61% फूड वेस्ट हो रहा है। पुअर स्टोरेज, ओवर परचेजिंग और रिटेल इनएफिशिएंसी भी बढ़ रही है। आप सामान खरीद लेते हो या खाना ऑर्डर कर लेते हो, बट वो खाते नहीं हो, तो ये बड़ा इशू हम लोग को है वो देखने को मिलता है। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है, फूड रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम को प्रमोट करना होगा, कंपोस्टिंग को इंकरेज करना होगा कि भाई उससे एटलीस्ट हम लोग खाद बना लें, उसका कहीं ना कहीं यूज तो करें। कोल्ड स्टोरेज और बेटर लॉजिस्टिक में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कि जिससे कि कटाई होने के बाद जो भी क्रॉप्स है वो डैमेज ना हो, या मतलब जो खाना है, अनाज है, वो डैमेज ना हो। उनके लिए बेटर कोल्ड स्टोरेज सिस्टम रखना पड़ेगा, और जल्दी से जल्दी मार्केट तक जो है वो सामान पहुंचे खराब होने से पहले। और जब मार्केट में सामान आए तो भी वहां पर वो प्रॉपर तरीके से सेफली स्टोर्ड रहे, वहां पर भी ना खराब हो। और जब घर में खाना लाया जाए तो उतना ही लाया जाए जितना कंजम्पशन हो, उसका वेस्टेज ना हो। अवेयरनेस कैंपेन्स के थ्रू फूड वेस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है। जैसे आप रेस्टोरेंट में देखते हैं कि लोग इतना सारा खाना ऑर्डर कर लेते हैं और एक एक चम्मच खाकर जो है वो छोड़ देते हैं, कितनी गलत बात है। इसके लिए आप एनजीओज की मदद ले सकते हो। राइट, काफी सारे ग्रुप्स, कैंपेनिंग ग्रुप्स जो है वो स्टैब्लिश जो है वो कर सकते हो। राइट, कि जो फूड वेस्टेज को रोकने में हेल्प करें। राइट, जैसे डॉग्स को फूड प्रोवाइड करा दें जो वेस्टेज हो रहा है, या जो भी एनिमल्स हैं, स्ट्रीट एनिमल्स हुए, या फिर जो लोग हैं जिनको खाना नहीं मिल पाता, गरीब लोग, उनको जो है वो यहाँ से खाना रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक टीम हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर लॉन्च की जाए। तो आगे चल के जब आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनेंगे तो आपको इन सब चीजों पर काम करना पड़ेगा, एफिशिएंट पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। तो इंडिया को क्या करना चाहिए? एक हॉलिस्टिक फूड मैनेजमेंट सिस्टम जरूरी है, जिसमें गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और सिटीजन्स को कोलैबोरेट करना होगा। एक एफिशिएंट सिस्टम बनाए जाए ताकि फूड वेस्ट का इम्पैक्ट कम से कम हो। नेक्स्ट न्यूज। तो अब देखो, इंडिया का अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, आपको ऑलरेडी पता है। काफी तेजी से शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, और हम दुनिया के सबसे बड़े अर्बन पॉपुलेशन के साथ बनने वाले हैं। पता है आपको, दुनिया की सबसे बड़ी अर्बन पॉपुलेशन भी हमारे यहां होने वाली है। लेकिन अर्बन प्लानिंग अभी भी ज्यादा सेंट्रल कंट्रोल में है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करती है।
अब देखो, सेंटर ऊपर लेवल पर पॉलिसीज बना लेती है, बट एक्चुअल में डिस्ट्रिक्ट में किन चीजों की आवश्यकता है, वो आवश्यकता नहीं देखी जा रही। मतलब कुल मिलाकर म्युनिसिपैलिटीज अपनी डिमांड रेस करें और उस डिमांड के अकॉर्डिंग काम होना चाहिए, तो ऐसा नहीं हो रहा है। ऊपर हायर लेवल से जो है वो इंस्ट्रक्शंस बस भेजे जा रहे हैं, ऑर्डर्स भेजे जा रहे हैं, और उस अकॉर्डिंग किया जा रहा है। ग्रास रूट लेवल पे क्या चल रहा है, जो समस्या है उसको नहीं सुना जा रहा। दैट इज द बिगेस्ट इशू। टॉप डाउन अप्रोच इसको बोलते हैं। तो अर्बन प्लानिंग स्कीम काफी टाइम टेक्निकल और फाइनेंशियल प्रोटोकॉल्स पर फोकस करती हैं, लेकिन लोकल नीड्स को इग्नोर कर देती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सैनिटेशन, हाउसिंग, वाटर सिस्टम को निग्लेक्ट किया जाता है, जबकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत है। यूनियन बजट को स्टेट फाइनेंस कमीशन के थ्रू लोकल गवर्नमेंट तक जाना चाहिए, कि यूनियन बजट जब तैयार हो तो वो स्टेट फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन के आधार पर तैयार हो, और लोकल लेवल पे डिसीजन मेकिंग को सशक्त करना होगा। और एक बॉटम अप अप्रोच चाहिए जिसमें लोकल बॉडीज को ज्यादा पावर्स दी जाए, ताकि वो अपने स्पेसिफिक नीड्स को एड्रेस कर सकें, वो प्रॉब्लम्स बता सकें और उसका सोल्यूशन जो है वो निकाल सकें। तो इसके लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स वगैरह को जो है वो काफी और जो कमिश्नर्स वगैरह जो होते हैं, म्युनिसिपल कमिश्नर्स वगैरह जो होते हैं, उनको काफी मतलब एम्पावर करना पड़ेगा, उनको शक्ति देनी पड़ेगी, पावर्स देनी पड़ेगी, कि जिससे कि वो खुद से जो है वो डिसीजन लेकर लोकल नीड्स को एड्रेस कर सकें। समझ रहे हो आप बात को? अब नेक्स्ट टॉपिक, यूएस ट्रेड डेलीगेशन इंडिया आई है। यूएसए की एक टीम इंडिया आई है, जिसमें एग्रीकल्चर गुड के मार्केट एक्सेस और टेरिफ को लेकर डिस्कशन हुए। यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं, उनके मार्केट एक्सेस की ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो यूएसए में पहुंचे, तो उस पर बातचीत हुई। यूएस वांट्स अब जो है, यूएस चाहता है कि अपने एक्सपोर्ट्स को इंडिया में, जैसे कॉर्न, पॉर्क, एलमंड्स को इजी एक्सेस मिले। यूएसए बोल रहा है इंडिया को कि भाई हमारे यहां से मक्का खरीदो, पॉर्क लो, एलमंड्स लो। यूएस मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ डिस्कशन कर रहा है कि इंडिया का एवरेज 50% टैरिफ बहुत हाई है। यानी कि यूएसए इंडिया को बोल रहा है कि भाई आप अपने जो टैक्सेस है उसको कम करो, राइट, ड्यूटीज को जो है वो कम करो, इंपोर्ट ड्यूटीज को, जिससे कि हम जो है वो आपको सामान जो है वो भेज सकें। राइट, जबकि यूएस बैरियर्स और इंडियन गुड्स बहुत ज्यादा है। मतलब यूएसए बोल रहा है कि भाई हम आपको भेजेंगे तो आप कम कर लो, बट हमने बोला कि हम तुम्हें भेजेंगे तो मना कर रहा है। बोला अरे अरे, अरे, तो इसमें थोड़ी दिक्कत है। अब ये तो गलत बात है ना भाई। चीजें दोनों तरफ से हो तो अच्छा लगता है। इंडिया और यूएसए का ट्रेड गाइस काफी इंपॉर्टेंट है। पता है आपको, 200 बिलियन यूएस डॉलर रीच कर चुका है, लेकिन 45 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड डेफिसिट इंडिया के फेवर में नहीं है। अभी भी हम यूएसए से काफी ज्यादा इंपोर्ट कराते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं। इंडिया आईटी और फार्मा सेक्टर को यूएस मार्केट में ज्यादा एक्सेस जो है वो चाहिए। यानी कि हम यूएसए से बोल रहे हैं कि भाई हमारी दवाइयां आपके मार्केट में ओपन करो, हमारे आईटी सेक्टर को आपके मार्केट में ओपन करो, बट यूएसए वो करने को रेडी नहीं है। बट यूएसए ये जरूर चाह रहा है कि हमारे प्रोडक्ट, उसके प्रोडक्ट मतलब इंडिया में आए। तो इंडिया को अपने एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट करते हुए ग्लोबल ट्रेड को ओपन रखना होगा। यूएसए के साथ इक्विटेबल एक्सेस के लिए नेगोशिएशन करना पड़ेगा, कि भाई अगर हम आपके लिए ओपन करेंगे तो आप भी तो हमारे लिए करो। ऐसा थोड़ा है कि हमको मस्का लगा रहे हो और खुद जो है वो जब बारी आई करने की तो मना कर दे रहे हो। ऐसी एक और नेक्स्ट टॉपिक है, शशि थरूर ने फाइनेंस बिल को क्रिटिसाइज कर दिया। उनका कहना है कि ये फ्रेगमेंटेड है, मतलब इसमें सही अप्रोचेस नहीं है, और फिस्कल इम्बैलेंस को एड्रेस नहीं करता। यानी कि जो सरकार के ऊपर जो परेशानी है, जो भार है सरकार के ऊपर इतना ज्यादा लोन्स का, डेट का, तो उसको ये सही नहीं करेगा। साउथ इंडियन स्टेट जैसे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक को अपने रेवेन्यू का फेयर शेयर नहीं मिल रहा। मतलब शशि थरूर ने कहा कि भाई साउथ इंडिया इतना अर्निंग कर रहा है, बट आप उस हिसाब से इतना मतलब कंट्रीब्यूशन दे रहा है, उस हिसाब से आप उसको शेयर नहीं दे रहे हो। जीएसटी का 28% रेट हाई है, लेकिन टैक्स टू जीडीपी रेशियो 18% है, जो काफी कम है। और टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन में हॉरिजॉन्टल इक्विटी की कमी है। भाई आप टैक्स को प्रॉपर तरीके से सभी राज्यों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो। तो इंडिया को टैक्स कोड्स को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। फिस्कल पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस जरूरी है। तो इससे रिलेटेड एक एडिटोरियल आया था, सिंपल सा, जो कि बता रहा है कि भाई हमें थोड़ा सा टैक्सेशन पर भी ध्यान देना जरूरी है, जिससे कि दूसरी स्टेट्स को फेयर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मिल सके। अब नेक्स्ट टॉपिक की जो है वो चर्चा करें हम लोग। प्रेसिडेंट हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ में कहा कि नक्सल अफेक्टेड कम्युनिटीज को मेन स्ट्रीम में इंटीग्रेट करना जरूरी है। यानी कि जो भी समुदाय जो है जिनको नक्सलवाद के कारण नुकसान पहुंच रहा है, तो उनको अब मेन स्ट्रीम में लेकर आओ। उन्होंने ट्राइबल एम्पावरमेंट
और इक्विटेबल डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस करने की बात करी कि ट्राइबल जो है, आदिवासी जो क्षेत्र है उनको सशक्त बनाओ और वहां पर डेवलपमेंट करो, स्पेशली कॉन्फ्लिक्ट प्रोन रीजन पे जहां पर सबसे ज्यादा नक्सली एक्टिविटीज होती हैं या नक्सलाइट्स एक्टिविटी होती हैं। सस्टेनेबल तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग करो, जैसे मिनरल्स का, फॉरेस्ट का, हाइड्रो पावर का। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट को प्रमोट करते हुए पॉलिसी मेकर्स को इंश्योर करना होगा कि एनवायरमेंट और ट्राइबल कम्युनिटी दोनों को प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये एक मुद्दा था। फिर अब नेक्स्ट और लास्ट न्यूज है हमारी आज की। इंडिया ने आईओएस सागर एक्सरसाइज स्टार्ट किया है, जो 10 अफ्रीकन कंट्रीज के साथ मिलके हो रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आईओएस सागर। ये एक्सरसाइज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये एक्सरसाइज है। ये समुद्री सुरक्षा और एंटी पायरेसी ट्रेनिंग पर फोकस करती है। जो समुद्री लुटेरे होते हैं ना, तो उनको काउंटर करने पर फोकस करती है। इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम कोऑपरेशन को एनहेंस करना चाहता है, स्पेशली चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस के अगेंस्ट, क्योंकि इंडियन ओशियन रीजन पर चाइना का इन्फ्लुएंस काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो उसके लिए आईओएस सागर का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम लोग जो है वो चाइना के इन्फ्लुएंस को जो है वो काउंटर करें, सर्विलांस और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को मॉनिटर करें। HADR ऑपरेशन, यानी कि जो ये ह्यूमैनिटेरियन एड का जो ऑपरेशन होता है ना, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, HADR जिसको हम लोग बोलते हैं। और मैरीटाइम पेट्रोल्स, की समुद्री क्षेत्र में जो है वो कंटिन्यूअस कोस्ट गार्ड जो है वो पेट्रोलिंग करें, निगरानी रखें। तो ये सब चीजें भी मतलब इसमें आईयूएस सागर में शामिल है। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजबूत हमें करना होगा, और इंडिया का रोल है एज अ प्रिफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर और फर्स्ट रिस्पॉन्डर की इमेज और क्लियर करनी होगी कि यहां पर इस क्षेत्र में कुछ भी होता है तो एज अ लीडर के तौर पर हम सामने आए और इस क्षेत्र को सिक्योर बनाने पर फोकस करें, जिससे रिलेटेड ये सब इनिशिएटिव इंडिया के द्वारा जो है वो किए जा रहे हैं। तो ये था गाइस, पूरे टॉपिक्स, 9 के 9 टॉपिक्स हमने जो है वो कवर अप किए हैं। और आप हमारे एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके। और एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं, आपने अगर मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लो कि कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स होते हैं जिसको खाने से आप लंबे समय तक पढ़ाई कर सकोगे। राइट, तो वो अगर आपको सप्लीमेंट चाहिए और उसका उपयोग कैसे करना है, तो उसके लिए मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है। उस वीडियो को जाकर देखो, वो आपकी ब्रेन पावर को इंप्रूव करने में काफी हेल्प करेगा, कंसंट्रेशन में काफी हेल्प करेगा। आप मेमोरी पावर आपकी अच्छी होगी। एक बार ट्राई करो उस प्रोडक्ट को, वो काफी अच्छा प्रोडक्ट है। और बाकी एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए। इसके अलावा हमारे चैनल पर लक्ष्मीकांत पॉलिटी की सीरीज अभी चल रही है। एनसीईआरटी के ऑलरेडी प्लेलिस्ट कवर की जा चुकी है। कमलाक्ष जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर ये पूरी चीजें आप कवर अप कर सकते हैं। और रेगुलर रहो। और जितनी भी, यानी कि ये एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल जो है हमारा, इस पर जितनी भी इस चैनल पर एक्टिविटी होती है, यानी कि वीडियोस आते हैं, उसकी पूरी पीडीएफ आपको शॉर्ट नोट्स वाली एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल पर हमारे मिल जाएगी। तो चलिए अब मैं साइन ऑफ करता हूं। मेरा नाम है कमलाक्ष झा। जय हिंद, जय श्री महाकाल। और लाइक का बटन हिट किए बगैर मत जाना।